वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने अभी तक हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है, और केवल इतना ही पढ़ा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता कैसे है, ठीक है ना। और उस इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने क्या भी देखा था, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कराना हो तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, ये जाना था हम लोगों ने, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि 5 या 6 कंडीशंस थी जिनसे कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। अब कोई पूछे कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता क्या है, एक रेगुलर और परमानेंट पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का बनना, ठीक है ना। एक परमानेंट डार्क ब्राइट फ्रिंज के बनने का जो कंडीशन होती है उसी को क्या कहा जाता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने बताई थी। अब लेकिन थोड़ा सा हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। मैंने क्या कल हेडिंग में डलवा दिया था क्या? नहीं। तो आज नया टॉपिक है और हेडिंग है हमारा क्या, यंग, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखिए। लिखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट, यंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, थॉमस यंग नाम के। लिखें, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस, a source of monochromatic light S is used, a source of monochromatic light is used for illuminating two narrow slits S1 and S2. In this experiment, a source of monochromatic light S is used for illuminating, is used to illuminating या is used for illuminating two narrow slits S1 and S2, two narrow slits S1 and S2, okay, two narrow slits S1 and S2. The two slits lie very close to each other, the two slits lie very close to each other, वो दोनों नैरो स्लिट्स एक दूसरे के बहुत करीब होनी चाहिए। The two narrow slits lie very close to each other, the two slits lie very close to each other and at equal distances from the source, and at equal distances, and at equal distances from the source S। पहले लिख लो, फिर यहाँ समझाऊंगा बोर्ड पे भी, है ना। देखिए कहाँ तक, देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट S, कैपिटल S, is used for illuminating two narrow slits S1 and S2. The two slits lie very close to each other, lie very close to each other and at equal distances from the source, and at equal distances from the source S, from the source S, okay, हो गया यहाँ तक, ठीक। लिखे, the wave front from the slit S1 and S2, the wave fronts from the slit S1 and S2 spread out in all the directions, है ना। लिखिए, the wave fronts from the slits S1 and S2, the wave fronts from the slits S1 and S2 spread out, S1 and S2 spread out, है ना, spread out in all the directions, spread out in all the direction and then superimpose, and then superimpose on the screen, या superpose भी लिख सकते हैं, and then superpose on the screen, and then on the screen, on the screen, and then superpose on the screen, and then superpose on the screen,
ठीक है, सुपरपोज ऑन द स्क्रीन एंड देन फॉर्म अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, and then form alternate bright and dark fringes, and then form alternate bright and dark fringes, ठीक है। अगली लाइन लिखिएगा, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है इसमें भाई, कुछ कर नहीं सकते, कोई थ्योरेटिकल ही है ये। एट द सेंटर of the screen the intensity of the light is maximum, at the center of the screen the intensity of the light is maximum, at the center of the screen the intensity of the light is maximum, which is called central maximum, which is called central maximum, okay, which is called central maximum। देखो अब यहाँ समझो, ठीक है ना, जितनी बातें मैंने आपको बताई ना वो बहुत आसान है, वहाँ लिखने में अच्छा खासा आधा पैराग्राफ हो गया होगा, लेकिन समझना एकदम कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान है। देखिएगा ये जो मैंने बनाया ये है स्क्रीन, ठीक है, ये एक स्क्रीन बना दी हम लोगों ने, ठीक है। इस स्क्रीन के सामने हमने एक और स्क्रीन लगाई और उस स्क्रीन में हमने 2 स्लिट कट कर दी ऐसे, ठीक है, एक पर्दा लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ से मैंने 2 नैरो स्लिट्स बनाई हैं, नैरो स्लिट्स, बहुत पतली हैं ये, जितनी मैंने दिखाई उतनी भी नहीं है, उससे भी पतली हैं, ठीक है ना, बहुत नैरो स्लिट मतलब झिर्री, किसी भी पर्दे के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर काटी गई झिर्रियाँ, ठीक है ना, स्लिट्स, क्लियर है। यानी कहने का मतलब कुल नहीं, कुछ नहीं है, छोड़ो सारी बात। ये दीवार है एक, इसके सामने ये स्क्रीन लगी हुई है एक, इस दीवार के इस किनारे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, मतलब जैसे कि कोई कैंडल जल रही है या कोई दिया जल रहा है या कोई बल्ब जल रहा है, क्लियर। इस बल्ब से निकलने वाली जो वेव्स होंगी वो वेव्स हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इस दीवार पे भी टकराएंगी, लेकिन ये दीवार जो है बीच में ये बिल्कुल ओपेक है, बस हमने 2 जगह से ओपनिंग कर दी है, हल्की हल्की, बहुत बारीक बारीक से क्या कर दी उस दीवार में ओपनिंग, हल्की छेद कर दी है, ठीक है ना, 2 पतले पतले, क्लियर है। वो जो आपके यहाँ पर ये मैंने जो छेद किए हैं, नैरो छेद, जो ये होल हैं, ये ही क्या कहलाएंगे, स्लिट, इन्हीं को स्लिट कहेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी, मतलब इस सोर्स से जो लाइट वेव्स निकलेंगी, ऐसे 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 वेव फ्रंट्स ऐसे तो आगे बढ़ेंगे। उसने 2 बातें कही हैं बस, कि जो स्लिट्स आपको लेनी है S1 एंड S2, इस स्लिट का नाम मैंने रख दिया क्या, मान लीजिए S1 S2, ठीक है ना, 2 ये हो गई ऊपर वाली क्या S1, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या S2। इस S1 और S2 की जो दूरी है ना वो यहाँ से और यहाँ से दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, ऐसे हिसाब से सोर्स को रखना है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सर हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न देखना क्या हर बार, मतलब ये सब थोड़ी कोई दिमाग लगाता है कि सोर्स स्लिट के बिल्कुल बराबर दूरी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यही सब दिमाग नहीं लगाते हैं जनरल केस में। हम ये तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हम ये एकदम आइडियल सेटअप तैयार कर रहे हैं। आइडियल सेटअप होगा तो तुम देख पाओगे कि स्क्रीन पर फ्रिंजेस बन रही हैं, और आइडियल सेटअप नहीं होगा अगर आपका तो फ्रिंजेस बनेगी भी नहीं। इसलिए जनरल केसेस में कभी देखने को नहीं मिलती कि ब्राइट डार्क कहाँ बन रही हैं। ये जिनकी बातें आप कह रहे हो ये ब्राइट डार्क नॉर्मली थोड़ी देखने को मिलती हैं। इसके लिए बहुत आइडियल सिचुएशंस तैयार करनी पड़ती हैं। उन आइडियल सिचुएशन में से कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आपको पहले से पता है कि अगर आपको सस्टेन इंटरफेरेंस देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों सोर्स से निकलने वाली, दोनों स्लिट से आने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनका फेज या तो सेम होना चाहिए, या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो इक्वल होना चाहिए, या तो उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। याद आ गया? उनका एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे तो बेहतर होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों से, स्लिट से भी और स्लिट से भी निकलने वाली जो वेव्स होंगी उनका एम्पलीट्यूड अगर बेहतर होगा अगर सेम हो तो। क्लियर? उनकी वेवलेंथ तो सेम ही होनी चाहिए। अब ये सब काम अगर आप करना चाहते हो तो दो अलग अलग सोर्सेज से अगर इनको इल्यूमिनेट कराऊंगा तो इतनी आइडियल सिचुएशन कभी नहीं बन पाएगी। नहीं समझा मेरी बात? बहुत ध्यान सुनिए। मान लीजिए जैसे मैंने कहा मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ दूसरा बल्ब लगा दिया। अब भाई दोनों बल्ब दो अलग अलग बल्ब हैं, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि मेरी क्लास में दो स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम नंबर लाते हैं हर बार, और मैंने दोनों को कही अब एक दिन मैंने उनको दोनों को कोई एक टास्क दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों कर ही ले जाएंगे, या कर लेंगे तो दोनों सेम टाइम पे ही कर लेंगे। समझ में आ रही बात ना? जबकि मैं अगर उनको नंबर के बेस पर चेक करूं
तो पिछले 10 टेस्ट का रिकॉर्ड कहता है कि भाई उन्होंने 10 टेस्ट में सेम नंबर पाए थे। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो सेम नंबर पाना मतलब सेम हो जाना नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट इल्यूमिनेट करोगे तो जनरली ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी कि हम उनका एम्पलीट्यूड सेम कर लें, वेवलेंथ भी सेम रहे, ये सब चीज़ें। क्लियर है ना? क्योंकि हो सकता है कि दोनों बल्ब देखने में एक जैसी लाइट इमिट कर रहे हो, लेकिन उनका हो सकता है हल्का फुल्का कलर में डिफरेंस हो। अगर जरा सा भी कलर में माइनर सा भी डिफरेंस आ गया तो वेवलेंथ में डिफरेंस आ जाएगा। पता है ना आपको कि कलर किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। सबसे कम वेवलेंथ रखने वाला कलर कौन सा होता है? सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। C इक्वल टू न्यू लैम्डा है शायद, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर ना? बहुत अच्छे। तो फिर कुल मिला जुलाकर अगर दो अलग अलग कलर की लाइट हुई, यहां पर ये मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब हुआ? मोनोक्रोमेटिक सिर्फ एक कलर की होनी चाहिए, मतलब मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक यानी उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो एक यूनिफाइड कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक सिर्फ यूनिफाइड कलर होना चाहिए। ये नहीं कि कभी वो अलग कलर कभी अलग कलर, जलबुझ वाले वो ऐसे वाले बल्ब नहीं जो अलग किस्म की रोशनी पैदा करते हैं, ठीक है ना। कभी वो हरे हो जाते हैं, कभी पीले हो जाते हैं, कभी लाल हो जाते हैं, वो सब नहीं, ठीक है ना। एक सिंपल सेम कलर की लाइट लगातार इमिट करते रहना चाहिए। अब सोचिए कितनी शर्तें हैं, इतनी शर्तों को हम जनरल लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाते। समझ में आ रही बात ना? इसलिए हमें जनरल लाइफ में इस तरह के फ्रिंजेस बनते हुए नहीं दिखती हैं। इनको कैप्चर जनरली कौन ही कर पाते हैं? कैमराज ही कैप्चर कर पाते हैं। समझ में आ रही बात ना? हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं तो जनरली कैमरा कैप्चर करता है, ठीक है। और ह्यूमन आई एक इतना बढ़िया कैमरा है, ह्यूमन आई एक इतना बढ़िया लेंस है, एक इतनी बढ़िया मिरर है, जो चाहे कह लो इसको, ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। ये इतना बढ़िया है कि ये सब कुछ सारी घटनाएं जितनी लाइट में होती हैं उन सारे फिनोमेनास को ये देख पाता है। जिसके पास आंखें हैं वो लाइट के सारे फिनोमेनास को ऑब्जर्व कर सकता है। समझ में आ रही बात ना? लेकिन फिर जैसे फ्रिंजेस वगैरह बन रही हैं उनको हम लोग ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि यहाँ कहाँ डार्क बन रही है, कहाँ ब्राइट बन रही है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन आई के जरिए। ठीक, अभी कुल मिला जुलाकर आपको मैं कुछ शर्तें पूरी करता हुआ बना रहा हूँ सेटअप। तो उसमें से एक शर्त तो ये हुई कि सेंटर क्या होने चाहिए, दोनों सोर्स से निकलने वाली लाइट एक जैसी होनी चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, हमने चला के दिखाई कि हम यहाँ पर एक अलग लाइट सोर्स और एक अलग लाइट सोर्स नहीं लगाए, बल्कि क्या कर दिया, एक ही सोर्स हमने इनसे थोड़ा सा दूर रख दिया। फायदा क्या मिलेगा, और थोड़ा दूर का मतलब भी इससे भी उतनी दूरी पे, इससे भी उतनी दूरी पे, ताकि अगर एक सेकंड में यहाँ 100 वेव पहुँच रही हैं इससे, तो एक ही सेकंड में यहाँ भी क्या पहुंचनी चाहिए, 100 वेव, क्योंकि जब दूरी बराबर होगी तो वेव लेंथ मतलब 100 वेव की जितनी लेंथ होगी तो वो 100 वेव इधर जाए 100 वेव उधर जाए तो लेंथ तो बराबर हो जाएगी ना। और अगर ये लेंथ बराबर रही तो इसका मतलब यहाँ पर पहुंचने वाली वेव्स पर सेकंड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इसलिए हमने जानबूझ करके स्लिट से वो जो सब मैंने लिखवाया उसी को समझा रहा हूँ। अब वो थ्योरी थी बस, अब यहाँ समझ में आ रहा है आराम से, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि ये लाइट यहाँ जो आपने सोर्स को इल्यूमिनेट किया, यहाँ से वेव फ्रंट्स निकले और वो वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते गए। इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम कर रहा है, ये वेव फ्रंट उसके अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम कर रहा है। ऐसे वो जो हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है ना, हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से ये वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? ओके जी। जब यहाँ पहुँचे तो जो वेव फ्रंट यहाँ पर टकराया वो वेव फ्रंट इससे निकल के बाहर गया ऐसे। अब इसके वेव फ्रंट्स यहाँ से जो निकले, अब चूंकि हर जगह मैंने कहा ना ये वाला इसके लिए सोर्स, ध्यान सुनिएगा, इस वेव फ्रंट के लिए ये सोर्स है, ठीक है, और इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए सोर्स है, समझ गए ना। तो यहाँ पर भी एक सोर्स मान लिया हमने और यहाँ पर भी एक सोर्स मान लिया। उस सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट्स ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे की ओर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये जो मैं आपको आगे की ओर तो और कितना बड़ा दिखाऊँ, ठीक है ना, ऐसे ये वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे और भी होंगे। सिमिलरली इस कुछ वेव फ्रंट्स कहाँ से निकल रहे होंगे, इस S2 से निकल रहे होंगे। तो जो भाई S2 से निकलने वाले वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे, समझ में आ रही बात ना? और तो और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एक नहीं है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो करोड़ों वेव्स हैं, करोड़ों भाई, दो सोर्स से निकलने वाली वेव्स
तो करोड़ों वेव्स होंगी जो एक दूसरे के साथ क्या कर रही होंगी। अब ये देखिए, जैसे यहाँ देखो, यहाँ इंटरफियर हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ इंटरफियर हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ इंटरफियर हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ इंटरफियर हो रहा है, मतलब एक की लाइट दूसरे की लाइट को कट कर रही है या उसमें घुस रही है। समझ में आ रही बात ना। तो इंटरफियरेंस हो रहा है। ये समझिए, ये बीच का स्पेस है। इस स्पेस में आप तो फिर बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। इस स्पेस में तो डार्क ब्राइट बन तो सब रही होंगी, लेकिन उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। बात समझ में आ रही ना। क्यों? क्योंकि स्क्रीन तो लगी नहीं है नॉर्मली, और स्क्रीन नहीं लगी है तो भाई स्क्रीन पर ऑब्टेन भी नहीं कर सकते। एक जगह अगर ब्राइट बनी तो उसके जस्ट बगल वाली डार्क को क्या कर देती है, वैसे भी इल्यूमिनेट कर देती है, ठीक है ना। बनती भले ही है डार्क, लेकिन क्या हो रही है, वो इल्यूमिनेट हो जा रही है अपने बगल वाली ब्राइट के कारण। क्लियर है। अब क्या होगा, मान लिया ये जो मेरे पास स्क्रीन लगी है, इस स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, इस स्क्रीन पर हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P लिया है। इसी स्क्रीन पर एक पॉइंट तो यहां लाई करता है, कहां, यहां। ये इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ स्क्रीन। क्या कहा जाता है इसको, सेंटर ऑफ स्क्रीन। इस सेंटर ऑफ स्क्रीन पर पहुंचने वाली दो वेव्स हमेशा ही क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करके मैक्सिमम इंटेंसिटी बिल्ड करती हैं। सेंटर पर हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने के कारण यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कह देते हैं, या इसको सेंट्रल मैक्सिमम भी कह देते हैं। क्लियर। अब इस सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर नीचे अल्टरनेट ब्राइट डार्क, पहले तो बल्कि ये ब्राइट है, उसके जस्ट बगल में डार्क बनेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ब्राइट है सेंटर पे, क्या है, ब्राइट, उसका डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट बनेगी। क्लियर इतनी बात। अभी बहुत कुछ बताऊंगा, घबराइए नहीं, बहुत अलग है ये, क्योंकि इसके जैसी कोई चीज़ कभी नहीं पढ़ी ना आपने। अब ये पहली बार पढ़ रहे हो सब, ये थोड़ा नया है, और नई चीज़ों को थोड़ा मुश्किल तो आती है पढ़ने में। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P पर ही हम चेक करना चाहेंगे कि पॉइंट P पर कैसी फ्रिंज बनेगी, या मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी या मिनिमम होगी इंटेंसिटी। तो हम कहेंगे यहाँ से निकलने वाली जो दो वेव्स है ना, वो वेव जब यहाँ पहुँच रही होंगी, वो वेव बार बार कह रहा हूँ, ये देखने में तो ये मैंने ऐसे दिखाया है, लाइट के ये मैंने वेव फ्रंट्स दिखाए हैं, लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव ऐसे जाएगी, ऐसे कहाँ तक पहुँचेगी, P तक। एक वेव जो कि यहाँ से निकलेगी और वो भी P तक जाएगी। नहीं समझे भाई, हर डायरेक्शन में जाती है ना वेव। इस सोर्स से निकलने वाली वेव क्या उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, इस सोर्स से निकलने वाली वेव्स क्या उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, जाएंगी। जब कोई सोर्स इल्यूमिनेट होता है तो उससे सब तरफ वेव्स निकलती हैं। क्लियर है। तो एक वेव यहां से चली और एक वेव यहां से चली, इन दोनों के बीच में अब फेज डिफरेंस पाया जाएगा। कैसे सर, चूंकि इसको कवर करना पड़ रहा है कितना पाथ P तक जाने में, S1P, और इसको कवर करना पड़ रहा है कितना पाथ, S2P। और अगर मैं आपसे कह दूं कि S1P और S2P डिफरेंट है, तो आप मान लोगे ना मेरी बात, बिल्कुल माननी पड़ेगी। साफ साफ बताओ, ऐसे देखने पर भी लग रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ट्राइंगल बना करके हम निकालने की कोशिश करेंगे तो भी वो अलग ही आएगा। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस है, यहां से पहुंचने वाली वेव्स और यहां से पहुंचने वाली वेव के पाथ में डिफरेंस है, तो फेज में भी डिफरेंस होगा ही होगा। उस दिन में मैंने दो दिन पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। हाँ, डेल्टा x कह लो, x कह लो, मतलब x मतलब पाथ डिफरेंस, मेरी तरफ से x मतलब पाथ डिफरेंस, तो फाई मतलब फेज डिफरेंस, तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, ये सब होगा। लेकिन अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बार बार, अभी वो एक्सपेरिमेंट तक हम पहुंचे ही नहीं। हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं। यंग ने यही काम करके देखा था, और ये काम करके देखने पर उसने पाया था कि इस स्क्रीन पर अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। सेंटर पर कैसी फ्रिंज बनी थी, मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, या ये कह दो कि ब्राइट फ्रिंज थी, ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज। और फिर इसके बगल में यहाँ क्या D1, यहाँ पर क्या D1, फिर यहाँ क्या B1, फिर यहाँ क्या D2, फिर यहाँ क्या B2, और P पे क्या होगी वो देखा जाएगा, ठीक है ना। इधर भी क्या, नीचे की ओर D1, नहीं समझे। अब नीचे की ओर यहाँ क्या D1, यहाँ क्या B1, यहाँ क्या D2, यहाँ क्या B2, ये सब D1 B1 D2 B2, ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, D1 मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, B1 मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट, इसको फर्स्ट ब्राइट ही कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको फर्स्ट नहीं कहते, इसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर होता है, समझ में आ रही बात ना। ग्राउंड फ्लोर जो मतलब 0 फ्लोर, ठीक है ना। तो ये भी वही हो गया सेंट्रल के ऊपर वाला, इसको बनती होने को दूसरी हो गई वो मंजिल, लेकिन कहलाएगी फर्स्ट। बात समझ में ना, फर्स्ट फ्लोर। पहले ये बनाइए जल्दी से डायग्राम, ठीक है ना, फिर इसका आगे कहानियाँ करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखो, अभी क्या करेंगे, सुनो बच्चे, अब ध्यान लगाओ। सबसे पहली बात, सेंटर पर हमेशा मैक्सिमम क्यों बनेगी, क्योंकि यहां से आने वाली वेव जो सेंटर पे पहुंचेगी
और यहां से आने वाली वेव जो सेंटर पे पहुंचेगी वो, इनकी दूरी हमेशा इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि स्लिट 1 और स्लिट 2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा स्क्रीन पर, वही सेंटर होगा स्क्रीन का। हम उसको स्क्रीन का सेंटर मानेंगे। इस बात को देखकर स्क्रीन का सेंटर नहीं मानेंगे कि स्क्रीन 10 मीटर लंबी है तो 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे, ऐसा नहीं है। हमें देखना यह है कि स्लिट कहां लगी हुई है, दोनों स्लिट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर जाकर मीट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, समझ गए ना। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कंफर्म हो जाएगा ये वाली दूरी इस वाली दूरी के क्या हो जाएगी, इक्वल, कांग्रुएंसी से, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, ये वाली कॉमन, ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री सेम, तो फिर अब कांग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लग जाएगी ना भाई, नहीं लगेगी, ठीक है। तो कांग्रुएंट हो जाएगा, फिर ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। इसका मतलब यहां पर पहुंचने वाली दो वेव्स का पाथ डिफरेंस 0, और अगर पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी पक्का 0 होगा, क्योंकि रिलेशन होता है फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पर फाई 0 आ जाएगा। और अगर फाई 0 आया, ये सब भी मत चिंता करो अभी आप कि सर वो फाई के 0 हो जाने से ऐसा क्यों होता है, वो भी प्रूफ होगा कि फाई पे आई डिपेंड करता है या नहीं करता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, और करती है तो कैसे करती है, उसके 0 होने से क्या फायदा मिल जाता है, उसके 90 होने से क्या फायदा मिल जाता है, या क्या होता है। क्लियर है, सब कुछ मैथमेटिकली प्रूव होगा। अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, समझ गए ना, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला इसका अभी कुछ, ठीक है ना। क्लियर, कंक्लूजन बस इतना ही निकला एक्सपेरिमेंट करके कि सेंटर पर देखने को मिला कि सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसके जस्ट बगल में D1, फिर B1, फिर D2, फिर B2, फिर नीचे भी D1 B1 D2 B2। क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर क्या देखने को पाया गया, ये देखने को मिला कि D1 पर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेस्ट और ट्रफ, समझ रहे हो ना। ये वेव होती है ना भाई, ये वेव है ना, ये तो ये क्या कहलाएगा, इसका क्रेस्ट, ये क्रेस्ट होता है और ये ट्रफ, ठीक है ना। तो CRE, ठीक है ना, CREST, क्रेस्ट, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, ट्रफ है। चलो जी बताओ, अगर दोनों वेव का क्रेस्ट एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर जाए तो एम्पलीट्यूड इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, समझ गए ना। और अगर दोनों ट्रफ भी आपस में क्या हो जाए, दोनों ट्रफ, तो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। नहीं समझे। अगर मान लो एक वेव तो ऊपर है और एक वेव भाई नीचे है, तो ये मैंने कहा ना, अगर देखो इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के साथ, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ, इस सिचुएशन में फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, या फिर पूरी एक वेव के बराबर डिफरेंस आ जाता है। एक वेव के बराबर मींस एक वेव का मतलब क्या, ऐसा हो सकता है कि ये वेव इससे आगे जा रही हो और ये वेव इसके पीछे हो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। ये आगे जा रही है तो हो सकता है इससे 100 वेव इसके आगे जा चुकी हो, 100 वेव। अब 100 वेव अगर आगे गई हैं, लेकिन तब भी 100 वेव के जस्ट पीछे नंबर ऑफ वेव्स नेचुरल होना चाहिए। मींस 10 वेव, 5 वेव, 6 वेव का डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस बराबर आ जाएगा ना। नहीं समझे। अगर किसी 2 ट्रेन की बात करूं, 2 ट्रेन की, एक ट्रेन आगे जा चुकी है और एक ट्रेन उसके पीछे है, लेकिन अगर 2 डिब्बों का डिफरेंस है, मतलब 2 डिब्बे, इस वाली ट्रेन के 2 डिब्बे आगे हैं और इसके ये 2 डिब्बे पीछे है उससे, तो अभी और डिब्बों की लंबाइयां बराबर हैं, जैसे कि यहाँ की वेवलेंथ बराबर होती है, तो अभी के केस में भी इस वाली ट्रेन से इस वाली ट्रेन में ट्रांसफर किया जा सकता है चीज़ों को। कैसे, दरवाजे आमने सामने आ जाएंगे एकदम, क्लियर है ना। भले ही 2 डिब्बे उसके आगे क्यों ना हो, क्लियर है ना। तो वो 2 वेव आगे जा चुकी है भले ही, लेकिन चूंकि पाथ डिफरेंस एक वेव के नंबर के बराबर है, ठीक है ना, 2 वेव या 4 वेव या 6 वेव के इक्वल है, क्लियर है। तो उस हिसाब से फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आगे, मतलब इक्वल, जो भी है कुल मिला जुलाकर क्रेस्ट ही क्रेस्ट पे डिपेंड कर क्या कर जाएगा, सुपरपोज कर जाएगा, और ट्रफ ट्रफ पे सुपरपोज कर जाएगा इस केस में भी। और अगर बिल्कुल दोनों बराबर बराबर चल रही हो तब तो बिल्कुल ही सुपरपोज कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि इसका 1.5 डिब्बा आगे गया है और इसका अभी ये 1.5 डिब्बा पीछे रह गई है, तो अब उसके दरवाजे आपस में मैच नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात ना। तब हम ये नहीं कर सकते कि चलती हुई ट्रेन में ट्रांसफर कर दें 10,000, समझ में आ रही ना बात। ये सब बिल्कुल फिजिक्स पे बाकायदा यकीन किया जा सकता है 100 के 100%। अगर 2 सेम स्पीड से चलती हुई ट्रेन के डिब्बे अगल बगल में हो, एक सेम पटरियों पे चल रही हो, इतनी दूरी हो कि आदमी पैर इधर से उधर रख सके आराम से, तो बड़े आराम से आप उस वाली ट्रेन में जाइए, घूम फिर के मजे करके आइए, अपनी ट्रेन में आगे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो तुम समझ जाओ क्या होगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना मेरी बात। लेकिन ये फिजिक्स पे यकीन करने की बात होती है कि अगर, लेकिन बार बार कह रहा हूं
ह्यूमन एरर जरा सी भी आई ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ह्यूमन एरर का मतलब है कि जो लोको पायलट है उसने जरा भी स्पीड को ऊपर नीचे किया तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ ना। क्योंकि बराबर स्पीड अगर रहेगी, एग्जैक्ट स्पीड रहेगी तो सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा, आराम से आप आ जा सकते हैं इधर उधर। समझ मेरी बात ना। 1300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, छोड़ो कम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो बुलेट की स्पीड होती है इतनी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलती हुई ट्रेन पे भी ना आप आराम से चढ़ सकते हो, बशर्ते कि आपकी स्पीड 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। समझ मेरी बात ना। उसके बराबर वेलोसिटी रखो आप, वेलोसिटी, स्पीड भी नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही, आराम से चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना। जैसे खड़ी हुई ट्रेन पे चढ़ जाते हैं ना, वैसे ही चलती हुई ट्रेन पे चढ़ सकते हो, बशर्ते कि आप सुपरमैन हो, 80 की स्पीड से आप भी दौड़ सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। हाँ, बाइक चलते हुए चढ़ जाना अब वो, लेकिन इनर्शिया क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस तुम्हें क्या करेगा, इसलिए कभी ऐसे स्टंट करने की जरूरत नहीं है। बार बार खतरे से खाली नहीं होते स्टंट। फिजिक्स पे यकीन पूरा करो, ये सच है। अगर ऐसा कर पाए आप तो वाकई में दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन भाई कभी भी ऐसे खतरों से मत खेलना, ठीक है ना। चक्कर ना पड़ना कि भैया ने कुछ ज़्यादा ही फिजिक्स पे यकीन करवा दिया हम लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनो, तो इसका मतलब बच्चों, अगर यहाँ पर पहुँचने वाली दो वेव, सुनो भाई, यहाँ पर पहुँचने वाली दो वेव के बीच अगर क्या होगा, दो वेव का क्रस्ट और ट्रफ, एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ क्या हो जाएगा आपस में। अगर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ सुपरपोज कर जाए तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो मतलब तो कंप्लीट डार्क होता है, लेकिन वह कंप्लीट डार्क नहीं होती। पर हाँ, यह है कि इंटेंसिटी उस जगह की वो मिनिमम मानी जाएगी, और वो मिनिमम इंटेंसिटी के कारण वहां पर कैसी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। इस पॉइंट पर पहुंचने पर दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ आपस में क्या हो जाएगा, सुपरपोज कर जाएगा। ऐसे होने पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। आई केस ऊपर नीचे देखने को मिलता है, बशर्ते कि आपने यंग्स की जैसा ही एक सेटअप तैयार कर दिया हो, जैसा थॉमस यंग ने किया था वैसा ही सेटअप तैयार करके अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको वो फ्रिंजेस बनती हुई दिखेंगी साफ साफ। क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छे। अब इसमें आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है ना। फिर से डायग्राम तो बना लिया, बहुत अच्छे, जल्दी लिखिए। एट पॉइंट लिखिएगा, एट पॉइंट D1, D2, D3 and so on. At point D1, D2 and D3 and so on. नहीं है, होगा ना बच्चे, क्या बात कर रहे हो, तो मैंने नहीं ले पाया ना। D1, अब मान लो D1 D2 के बाद so on लगाना अच्छा नहीं लगता ना, D1 D2 D3 and so on। क्लियर है, D1 D2 D3 and so on, ठीक है ना, मतलब डॉट डॉट लगा दिएगा, ठीक है ना। D1 at point D1 D2 D3 and so on, the crest of one wave, the crest of one wave, the crest of one wave falls on the trough of, falls on the, एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर गिरता है, ठीक है ना। the crest of one wave falls on the trough of the other wave, falls on the trough of the other wave and vice versa। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या, जरूरी नहीं कि पहली वाली का क्रेस्ट ही हो, पहली का ट्रफ और दूसरी का क्रेस्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। पहली का क्रेस्ट दूसरी का ट्रफ, या पहले का ट्रफ दूसरी का क्रेस्ट, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light at these points, intensity of light at these points becomes minimum, becomes minimum due to destructive interference of light, due to destructive क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उजाड़ने के लिए आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो समझो दोनों एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, ओके। एंड दीज पॉइंट्स आर द पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, एंड दीज पॉइंट्स
are the position of dark fringes. These points are the direction of position of dark fringes. Position of dark fringes on the screen. Position of dark fringes on the screen. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आप, एट पॉइंट्स B1, B2, B3, एट पॉइंट्स B1, B2, B3 and so on. The crest or trough of one wave falls on the क्या लिखोगे? हाँ वेरी गुड, falls on the crest के साथ crest और trough के साथ trough, ठीक है ना, बहुत अच्छे. crest falls on the crest or trough of the other wave ना. मैंने जैसे लिखवा है ना, एट पॉइंट B1, B2, B3 एंड सो ऑन, द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अदर वेव. ड्यू टू दिस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मिनिमम. सॉरी मैक्सिमम. उसमें मैंने क्या लिखवा है भाई, वहाँ सही लिखवा है ना वहाँ पे? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया. वहाँ मिनिमम हो जाता है या मैक्सिमम. Due to this the amplitude and intensity of the light becomes maximum. Due to this the amplitude and intensity of the light becomes maximum. As these point becomes maximum at these points due to constructive interference. At these points due to constructive interference. And these points are the position of dark fringes on the screen. अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है. And these points are the position of bright fringes. सही है, आप लोग दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लिख भी रहे हैं तो आप खाली डिक्टेशन नहीं समझ रहे उसको. एंड द पॉइंट, मेरा दिमाग कहीं और है, इसका सीधा मतलब निकल गया था. हाँ वो बहुत दिमाग पे असर हुआ इसका कल से लेके अब तक, ठीक है ना. मजाक नहीं करो, सच में ही असर हुआ था. काफ़ी देर तक तो मैं सन्न था कि कहाँ ये क्या हुआ यार, पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना. तो क्या लिखा? हाँ लिखे कोई बात नहीं, छोड़ो. हाँ वो अब क्या कहूँ मैं ना, लिखो. These two points are the position of bright fringes. These 2 points are the position of bright fringes. हो गया जी यहाँ तक. On the screen, bright fringes on the screen. Okay. नेक्स्ट टाइम लिखिए, देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है ना. ओके अब इसमें से आपको जितना पेपर पूछेगा उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है वहाँ पर, ठीक है ना. अब लिखिए, देयर आर सम फैक्ट्स. नेक्स्ट टाइम लिखिए, देयर आर सम फैक्ट्स कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड बाई YDSE. YDSE मतलब वही YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना. क्या लिखा? There are some facts also verified. There are some facts also verified by YDSE. There are some facts are also verified by YDSE. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कुछ और भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या? वेरीफाइड बाय द YDSE, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना. YDSE क्या? पहला लिखिए, पहला देखिए क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं. पहला, द इंटरफियरेंस पैटर्न डिसअपियर. फर्स्ट पॉइंट, द इंटरफियरेंस पैटर्न डिसअपियर if one of the two slits is closed. The interference pattern disappear if one of the two slits is closed. अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्लिट क्या कर दी जाए?
क्लोज कर दी जाए, इस पे हाथ रख लिया जाए, बंद कर दिया जाए इसको, तो ये जो आपको वहाँ स्क्रीन पर बहुत बढ़िया सा एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, रेगुलर पैटर्न, अगर आपने पूरा सेटअप वैसे ही तैयार किया है जैसा हम चाहते हैं आइडियली, तो वाकई में वहाँ स्क्रीन पर, जैसा मैंने कहा ना, यकीन कर लो, ठीक है ना, फिजिक्स झूठ नहीं बोलती, इस पर यकीन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे कहने का मतलब सीधा सा है कि वो स्क्रीन पर जो हमें एक बहुत बढ़िया सा रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है वो डिसअपियर हो जाएगा। मीन्स स्क्रीन पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नहीं बनेगी। ये तब तक बनती हैं केवल जब तक दो सोर्सेज से लाइट निकल रही होती हैं, चाहे वो भले ही एक ही सोर्स से क्यों ना हो, वो दोनों सोर्सेज खुद एक ही सोर्स से क्यों ना इल्यूमिनेट हो रहे हो, लेकिन उनका सोर्स अलग अलग जगह से होना चाहिए। बात समझ में ना, इस अकेले सिंगल सोर्स से ये दोनों स्लिट इल्यूमिनेट हो रही हैं, लेकिन इन दोनों स्लिट को अब दो अलग अलग सोर्सेज माना जा रहा है। इन दोनों अलग अलग सोर्सेज से आने वाली लाइट जब तक मिलती रहेंगी, इंटरफेयर करती रहेंगी एक दूसरे के साथ साथ, तब तक आपको इस स्लिट पर, इस स्क्रीन पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। और अगर इसमें से एक भी स्लिट को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखना बंद हो जाएंगी। क्लियर है? सेकंड लिखिए, इफ इस सेकंड पॉइंट है ना, इफ इंस्टेड of two slits illuminated, दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट करने के बजाय, if instead of two slits illuminated with a single source, if instead of two slits illuminated with a single source, two independent sources are used, क्या समझे इस बात का मतलब? अगर दोनों स्लिट को एक ही सोर्स से इल्यूमिनेट करने के बजाय, है ना, इन दोनों स्लिट्स को एक ही सोर्स से इल्यूमिनेट करने के बजाय हमने दोनों को दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इल्यूमिनेट कराया, तो क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? यूज्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन इज नॉट परमानेंट, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड इज नॉट परमानेंट। ऐसा करने पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा वो परमानेंट नहीं होगा। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड इज नॉट परमानेंट, and the position of maximum and minimum intensity do not remain fixed, and the position of maximum and minimum intensity do not remain fixed, है ना। मतलब ये जो पोजीशन अभी बहुत बढ़िया सी दिख रही है ना, कि एकदम सेंट्रल के जस्ट बगल में डार्क ही बनेगी पक्का, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अच्छा, इस सबको हम अभी प्रूफ भी करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, डरिए मत उस चीज़ को लेकर के आप कि सर ये खाली बस क्या थ्योरी से ही समझना है हमको, नहीं, करेंगे उसको प्रूफ भी, ठीक है ना। लेकिन पहले तो पूरा एक्सपेरिमेंट करके उसने ऑब्जर्वेशन किया था, फिर उसके बाद लॉ आए थे, ठीक है ना, मतलब तब उसके बाद वो डेरिवेशन आया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या कहा इसने कि अगर मान लीजिए आपने दो अलग अलग सोर्सेज इस्तेमाल किए तो एक परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस तो होगा तब भी, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेज तो हैं, लाइट भी आ रही है एक दूसरे दोनों सोर्सेज की, इंटरफेयर भी कर रही हैं, लेकिन एकदम परमानेंट पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि तीन लगातार ब्राइट मिले, लगातार तीन ब्राइट फ्रिंज फिर एक डार्क फ्रिंज, फिर हो सकता है दो ब्राइट फ्रिंज फिर एक डार्क फ्रिंज, फिर हो सकता है तीन डार्क फ्रिंज फिर एक ब्राइट फ्रिंज, मतलब उल्टा सीधा परमानेंट, कोई परमानेंट पैटर्न नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा पैटर्न मिलेगा, पर इंटरफेरेंस होगा। क्लियर है ना? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, क्लियर है, लेकिन उतना एकदम प्रैक्टिकली उतना फाइन, उतना फेयर नहीं पैटर्न देखने को मिलेगा। क्लियर है? किसका? वो तो हमने बाकी कंडीशंस तो हमें फुलफिल करानी ही करानी है, लेकिन उसका कहना यह है कि एक अकेला काम अलग कर दो बाकी। मतलब जैसे मान लो आपने ना ये दोनों बल्ब को आप एक जैसा ही मान लो ना, बिल्कुल। अब तो ये दोनों, तो अगर आप दोनों को एक बल्ब यहाँ लगा दो, एक बल्ब यहाँ लगा दो, तो हमें तो यही लग रहा है ना, जब एक कंपनी एक जैसा बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम पावर का, सेम सब कुछ सेम रखा हमने, और दो अलग अलग बल्ब यहाँ लगा दिए, तो हमें लग रहा है हमने सारी चीज़ें तो सेम ही रखी है। लेकिन उसका कहना यह है कि ऐसा करने पर भी दो सोर्सेज, अगर आपने दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इल्यूमिनेट कराया इसको, तो भी वहां पर पैटर्न इतना बेहतर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब इतना बढ़िया, इतना फाइन और फेयर पैटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए मतलब है कि सस्टेन इंटरफेरेंस देखने के लिए जरूरी है कि दोनों स्लिट एक ही सिंगल सोर्स से इल्यूमिनेट होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, वो तो अलग है ना कहानी।
दोनों हाँ बताया तो मैंने ना कि वो चीज़ें दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, और भी तो चीज़ें है ना भाई। आपने दो बल्ब को एक साथ इल्यूमिनेट कराया, मान लीजिए आपने दोनों एक जैसे बल्ब ले लिए, लेकिन इल्यूमिनेट करते समय ही आपने उसको किसको कैसा रखा, क्या रखा पता नहीं है। दो बल्ब तुम्हें देखने में एक जैसे लग रहा हो सकता है, लेकिन दोनों की कंडीशन सेम ना हो, समझ ना। बना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होते क्या, चाहे जितना भी अच्छा। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो आप सोचो ना, ये कितने माइनर लेवल पे बात हो रही है। ये बात हो रही है कि आपका सोर्सेज में ना, जो दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट हैं उनमें जरा भी कुछ डिफरेंस देखने को मिला ना तो मामले बदलने लगेंगे। ये पहली बात तो आप एक बात बताओ, जब मैं बार बार ऐसा कह रहा हूँ कि नेचुरली तो मतलब आई मीन जनरल लाइफ में तो ये सब कुछ देखते ही नहीं हम लोग, कहाँ दिख रहा है, तो जनरल लाइफ में होता ही नहीं। वो नहीं होता क्योंकि सारे सोर्सेज इस तरह की सब कंडीशंस को फुलफिल कर ही नहीं पाते जितनी कंडीशंस ने लगा दी हैं। ये तभी हो सकता है जब आप एकदम बिल्कुल बढ़िया एक्सपेरिमेंटल सेटअप लैब में तैयार करो, ठीक है ना। क्लियर, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक अच्छा एक बात और लिखो, लिखिए देयरफॉर टू प्रोड्यूसिंग ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, देयरफॉर टू प्रोड्यूसिंग ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, नहीं इसी में बढ़ा लो, देयरफॉर टू प्रोड्यूस ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न the two sources should be illuminated by a single source. The two sources should be illuminated by a single source. The two sources should be illuminated by a single source of light, ठीक है, should be illuminated by a single source of light। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। These sources are called coherent sources. These sources are called coherent sources. ठीक है ना, These sources are called coherent sources, ठीक है ना। हो गया, नेक्स्ट टाइम में हेडिंग डालिए कोहेरेंट सोर्सेज। अब यही हेडिंग डालिए अलग से, कोहेरेंट सोर्सेज, नया टॉपिक, बस ये कहानी खत्म, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी खत्म, ठीक है। लिखिए आप कोहेरेंट, हाँ बच्चे, नहीं वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस था, मतलब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होने के लिए ये शर्तें होनी चाहिए, वो तो वो था। अब केवल कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं वो समझो, केवल सोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है ना। लिखिए कोहेरेंट सोर्सेज, लिखिए एक, लिखिए ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। A sustained interference pattern cannot be obtained by using two independent sources of light, by using two independent sources of light, because कारण क्या है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट क्यों नहीं करते, ठीक है ना। बिकॉज फर्स्ट में लिखिए the two independent sources of light cannot emit wave continuously. The two independent sources of light cannot emit, the two independent sources of light cannot emit waves continuously, cannot emit waves continuously, ठीक है। Second point, the wave emitted by two independent sources, the wave emitted by two independent sources, the waves emitted by two independent sources of light, two independent sources of light do not have, देखो, the waves emitted by two independent sources of light
do not have same phase or a constant phase difference. Do not have same phase or a constant phase difference. Do not have same phase और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अगर लाइट आती है ना तो उनके बीच में फेज डिफरेंस बहुत कम 99.9% केस में फेज डिफरेंस या तो सेम नहीं होगा, और अगर हुआ भी मतलब तो फेज डिफरेंस इक्वल भी नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट भी नहीं होता जनरली दो अलग अलग सोर्सेज आने वाले लाइट के बीच में। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। आप देखो नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसी की अब अगली लाइन लिखिए। द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। The two sources are said to be coherent if they emit light waves. The two sources are said to be coherent if they emit light waves of same frequency. If they emit light waves of same frequency or wavelength. लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का बराबर होना जरूरी है भाई, इतनी सारी शर्तें हैं ना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इतनी कंडीशंस हैं कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल करना बड़ा मुश्किल टास्क है। ठीक है ना, सारी कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो जाएं तो बड़ा मुश्किल टास्क है। ठीक है ना, तो क्या लिखा, इफ दे इमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, या सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एंड ए स्टेबल फेज डिफरेंस, एंड ए स्टेबल फेज डिफरेंस। स्टेबल का मतलब समझ लो ना, फेज डिफरेंस कांस्टेंट तो रहना ही चाहिए पर लगातार भी कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए तो कांस्टेंट रहा फिर उसके बाद वो जो है ना कुछ और हो गया, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, ये भी नहीं, समझना, स्टेबल। हाँ मतलब हाँ, इस तरह भी नहीं कि पहले एक वेव का आ गया फिर चार वेव का आ गया। ठीक है ना, स्टेबल फेज डिफरेंस। क्या लिखा, एंड ऑफ स्टेबल फेज डिफरेंस। क्लियर। ऐसे सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं जिनकी या तो वेवलेंथ, मतलब जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस या तो सेम, मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए, और फेज डिफरेंस या तो सेम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट डालो, हो गया कोहेरेंट सोर्सेज का मामला खत्म। अगर आया तो पेपर में एक चांस है इसके अच्छे खासे, वो कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में अक्सर पूछा करता है कि किसको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। आज थ्योरी वाला सारी कहानी खत्म हो जाएगी, कल से टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा इसका, मतलब कि न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स कर लो, वैसे तो वेव्स भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने खाली ये लिखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो लाइट वेव्स भी तो वेव्स ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, देखिए क्या है ये प्रिंसिपल। क्या इससे पहले हमने कहीं पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेज। ठीक है ना, नहीं पोटेंशियल का तो मतलब भी उस तरह से नहीं है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर 10 चार्ज मिलके क्या लगा रहे हो, फोर्स, तो उन सब का सम। ठीक है ना, उनका रिजल्ट। वैसे ये भी लिखिए, इट स्टेट्स दैट when two or more than two, it states that when two or more than two trains of light, हाँ वही ट्रेन वाला ट्रेन, अरे ये भी ट्रेन ही है भाई, ये मूविंग ट्रेन ही तो है, वेव ट्रेन कहते हैं इसको कई बार वेव ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है ना, वेव ट्रेन। ठीक है ना, ओके, लिखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर देन टू वेव ट्रेन्स ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, टू और मोर देन टू वेव ट्रेन्स ऑफ लाइट वेव्स, सॉरी लाइट, two or more than two wave trains of light traveling in a medium superpose upon each other, traveling in a medium superpose upon each other, then the resultant displacement at any instant
then the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacements is equal to the vector sum of the displacements of individual waves. Vector sum of the displacements of individual waves. Vector sum of the displacements of the individual waves. ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स किसी मीडियम में चल रही हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके सुपरपोज करने पर जो एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अरे भाई, वेव में डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट ही तो कहलाता है। तो मान लीजिए कि दो या दो से ज़्यादा वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उनके वेक्टर मतलब उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। वेक्टर सम का मतलब क्या है? कहना ही चाहता है कि अगर एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव है तो फिर y1 माइनस y2 ही होगा। समझ गए ना? क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। तो अब इफ y1 y2 y3, इफ वेक्टर y1 y2 y3 and so on are the displacements of individual waves, are the displacements of individual waves, then the resultant displacement after superposition, then the resultant displacement after superposition क्या हो जाएगा? आफ्टर सुपरपोजिशन इज गिवन बाय वेक्टर y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? अगर n होंगी तो yn तक चले जाओ, अदरवाइज एंड सो ऑन कर दो, बस छोड़ो। जितनी भी वेव्स होंगी उन सब का रिजल्ट इतना होगा। ठीक है ना? समझ गए? यहाँ तक एग्जैक्टली जितना भी थ्योरेटिकल कहानी थी वो खत्म हो गई। कल इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि आखिर 5 पर कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है, कैसे होता है ना? मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोहेरेंट सोर्सेज को आप कल याद रखेंगे। अगर मैं कल आगे पूछूंगा कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, सेंटर पर क्या होता है, ये सब कहानी खाली एक्सपेरिमेंटल कहानी थी। ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात तो है नहीं इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इजीली समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है ना? ओके, चलिए फिजिक्स में आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग आकर के कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे कि किस कंडीशन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किस कंडीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है ना? समझ गए? ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना?